तो मैं लेक्चर 3 के उससे लॉग इन हूँ, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि लेक्चर 2 है, तो आप अपना मैसेज सेलेक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। स्क्रीनिंग लेक्चर 2 के नाम से जो है ना, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप 1000 के करीब लोग, 900 के करीब लोग इधर हैं, तो हम क्विकली शुरू कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी आज सेकंड क्लास है, पहला लेक्चर हुआ था। आपको स्लाइड्स, आपको जो सारे नोट्स हैं वो नवीद के थ्रू मिल जाएंगे, और स्क्रीनिंग के स्पेशली ठीक हो गया। तो हम शुरू कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के फर्स्ट। मुझे बस बता दीजिएगा, मैंने वन ऑफ दी योर फेलो से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमने मुस्लिम लीग तक पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़े थे। इफ इट्स ट्रू तो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलें। थैंक यू इरफान एंड महानूर एंड आमना जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल तक पढ़ा था, तो उसके बाद की सारी चीजें हैं, तो वी विल स्टडी। शुरू कर लें जी। तो आपने ब्रेक काफी कर ली होगी, तो हम एट अ स्ट्रेच पढ़ेंगे, और एंड में आपका क्विज भी जो है ना वो हो जाएगा। ठीक, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 1905 के आगे से इस्माइल वी विल स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, 1905 मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ तक जो है ना वो हो गया। तो उसके बाद जो एक अहम लिंक है, दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है निम्रा, लिखिए काइंडली। प्री पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला हमारा एक्ट था, दैट वाज अमेंडमेंट 1859। एक चीज हमेशा याद रखनी है महा बच्चे, कि जब 1857 में रूल था, वो किसका रूल था? मुगल्स का। मुगल्स से रूल लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल ट्रांसफर किया था किसको? क्वीन को, किंग को। क्वीन, किंग से पहले इनडायरेक्टली जो रूल होता है उसमें गवर्नर जनरल होते थे, और उसके बाद क्या होता है? वायस राय। जब उनका प्रोविंस, उनकी कॉलोनी, उनका सूबा डिक्लेयर हो जाता है, तो वो वहां से होते हैं। तो सबसे पहला अब्दुर्रहमान बचे जो था वो 1859 था, जिसमें गवर्नर जनरल एक्ट उसे कहते हैं, वो रिप्लेस किया गया। उसके बाद स्टार्ट में 1861 में लिटिल अबाउट लोकल कॉमन गवर्नेंस एक्ट आया, और उसके बाद 1892 में बहुत से एक्ट आए। लेकिन जो सबसे अहम आज का हमारा टॉपिक है, जहां से स्टार्ट करना है, वो है मंटो मार्ले रिफॉर्म्स। लिखें, 1901, 1909 अपोलॉजी मंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है। अब ये जो मंटो मार्ले रिफॉर्म्स थी, ये क्या थी? अब मंटो मार्ले रिफॉर्म में मंटो वायसराय था, और मार्लो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अक्सर जो है ना वो समझते हैं, ये पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मंटो भी लिखते हैं, मिंटो भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मंटो वाज वायसराय एंड मार्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अक्सर जो भी इवेंट हो ना, दो तीन चीजें याद रखनी है, कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके मिनिस्टर को कहते हैं, वायसराय जो इधर था। ठीक हो गया ना, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। मंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 लिखें। 1909 हो गया। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? दो तीन मेन फीचर याद रखने हैं। फर्स्ट वाज कि इसमें एक ग्रेट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए समझा गया, और इसकी बैकग्राउंड ये था कि जापान की जो विक्ट्री थी रशिया जापान वार में, उन्होंने कॉलोनीज को, फहीम बचे, एक कॉन्फिडेंस दिया कि जो कॉलोनी वाले लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और उस दौरान लिबरल पार्टी जो है ना केम टू पावर। एक चीज हमेशा याद रखनी है, ब्रिटेन ने उस वक्त आपको
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करके दी जब लिबरल पार्टी पावर में थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात जो अहम है वो लिखने हैं, लिखिए कि इसमें नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय और गवर्नर को इंक्रीज किया। फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंस थे वो इंक्रीज हुए। ठीक है, अक्सर बच्चे लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो है एक कॉन्टेक्स्ट है कि आपको याद रहेगा। ये अहम बात है। अगर आ जाए कि फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की और वाइस राय की और गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे आजकल असेंबली कहते हैं तो इंक्रीज हुई मंटो मार्ले रिफॉर्म में। ठीक, नंबर 2, इंडियन वन इंक्लूडेड इन द काउंसिल। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको क्या कहते थे आजकल का पार्लियामेंट, आजकल की लोअर हाउस। तो लिखें फर्स्ट टाइम इंडियन कब इंक्लूड किए गए वाइस राय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में? मंटो मार्ले रिफॉर्म में 1909 में। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आती रहती है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम दे वर इंक्लूडेड इन मंटो मार्ले रिफॉर्म्स। जी आसिफ भट्टू साहब, मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, चलें अब अगली चीज। दूसरी अहम बात याद रखनी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। अदनान ये लिखे, फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर ने कब एक्सेप्ट किए? मंटो मार्ले रिफॉर्म। इंडियन पहली दफा कब इंक्लूड हुए? मंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है, फातिमा तुजारा लिख रहे हैं नंबर 4, फर्स्ट टाइम किस इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे आजकल आप कैबिनेट कहते हैं, वो थे SP सिन्हा। ठीक है, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है। कौन सा इंडियन था जो सबसे पहले मिनिस्टर बना? वो था SP सिन्हा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है ना, रुबाब बच्चे वो SP नहीं था, उसका नाम था सर्वानिश प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना, हिंदुओं का नाम था। अब ये जो है ना, आफ्टर SP सिन्हा रिजाइन कर गए तो मुसलमान एक थे सैयद अली इमाम, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन बने। ठीक, ये 4 बातें आपने अलग-अलग से याद रखनी। ठीक, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड आ जाएगी। 4 बातें इसकी याद रखनी है अनिला बच्चे कि फर्स्ट टाइम इंडियन कब इंक्लूड हुए? मंटो मार्ल फॉर्म 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला मरियम? मंटो मार्ल फॉर्म 1909 में। फर्स्ट टाइम इंडियन कब मिनिस्टर बनना शुरू हुआ है सानिया बच्चे? मंटो मार्ल रिफॉर्म में। पहला इंडियन कौन था? SP सिन्हा, सतिंद्रा प्रश्ना सिन्हा इनका नाम था। लेकिन आपने बस SP सिन्हा याद रखना है। उसके बाद शाबाश, ये डिफरेंट सैयद अली इमाम की वो है पिक्चर है, इनसे रिलेटेड भी 1-2 ऑब्जेक्टिव आती रहती हैं, वो लिख लें। नंबर 1, इसको मैंने कहाँ पे शामिल किया था? यहाँ पे। सैयद अली इमाम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव आती रहती हैं, वो आपने इसमें से लिख लेनी है। ठीक है, अब्दुलरहमान बच्चे, पहली बात ये है कि ये 1882 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने। He was the first Indian who was nominated as member of Privy Council. प्रीवी काउंसिल कौन सी होती है? जो उनके लॉ को देखती है। ये लिख लें। फर्स्ट टाइम मिनिस्टर कौन बना? SP सिन्हा। प्रीवी काउंसिल में सबसे पहले कौन बना? सैयद अली इमाम, ये जज थे। ठीक है ना, और इन्होंने नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कलकत्ता बनाई हुई थी। ये बहुत कम ऑब्जेक्टिव आती है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बहुत आती है। इनकी किताब का नाम था स्पिरिट ऑफ इस्लाम, आपके CSS के कोर्स में भी शामिल है और बड़ी अहम किताब है। ठीक हो गया, 2 बातें सैयद अली इमाम से रिलेटेड याद रखनी है नयाब यूनिस। एक बात ये है कि ही वाज द फर्स्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल, एंड नंबर 2, उनकी बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक,
चलें, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इतनी आती है। ठीक हो गया भट्टू साहब, आगे चलते हैं। मरियम हुसैन, लखनऊ पैक्ट। अब ये जो है ना 1916 आ गया, लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव जो अहम अहम हैं वो है, ठीक है, अली इमाम जो है ना, सैयद अमीर अली हैं, हाजरा कयूम उनका नाम था, सैयद अमीर अली। ठीक हो गया ना? चलो, सैयद अमीर अली। ठीक है, चलो, ये सैयद अमीर अली इसमें अहम थे तो उनका वो लिखा आया था। चलो, अब लखनऊ पैक्ट लिखिए। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। मैडम सैयदा, आगे चलें। अब लखनऊ पैक्ट में क्या था? दो तीन चीजें अहम थी कि कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913 में, और कायदे आजम ने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? 1906 में। ठीक है, शाबाश। हीरा बच्चे, प्रीवी काउंसिल वो होती है जो उनके लीगल मैटर्स को देखती है। एग्जेक्टिव काउंसिल होती है जो उनकी कैबिनेट होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो उनके आजकल की पार्लियामेंट होती है, जिस तरह आपको समझ आएगी। ठीक हो गया? हीरा सलीम, आपको बात समझ आ गई? चलो, शाबाश। मुबशिर, दोबारा सुने। प्रीवी काउंसिल लेजिस्लेशन जुडिशरी से रिलेटेड, एग्जेक्टिव काउंसिल आजकल की कैबिनेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल आजकल की लोअर हाउस पार्लियामेंट कहलाती थी। ठीक, चलो, कायदे आजम ने कब ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1913। कायदे आजम ने कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1906। कायदे आजम ने कांग्रेस कब छोड़ी? ठीक है, समवेयर इन 1920। खैर, देखते हैं अभी क्या था, आगे पढ़ते हैं। चलो, अब सानिया बच्चे, 1915 में देयर वाज एनुअल मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसमें यह फैसला हुआ कि नेक्स्ट ईयर हमारा सेशन होगा लखनऊ में, और उस सेशन में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। ठीक, जरनेश, कायदे आजम ने एक 1916 में एग्रीमेंट कराया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी। इसके चीफ आर्किटेक्ट जो थे, चीफ आर्किटेक्ट जो थे, जी हमारा बच्चा, दिस वाज मोर लाइक अ जुडिशियल बॉडी। ठीक है, चलें, अब वापस लखनऊ पैक्ट में आए। चीफ आर्किटेक्ट जो थे दिस पैक्ट वाज मोहम्मद अली जिना और मिसिस सरोजनी नायडू। ठीक है, मार बच्चे, कांग्रेस कायदे आजम ने ज्वाइन की थी 1905 में। रिपीट करते हैं ना तो बाकियों का टाइम वो हो जाता है, तो आप काइंडली फोकस किया करें। चलें, डियर फ्रेंड्स, लखनऊ पैक्ट कराने वाले चीफ आर्किटेक्ट कायदे आजम के साथ मिसिस सरोजनी नायडू थी, नंबर वन। नंबर टू, जो मिसिस नायडू थी उन्होंने कायदे आजम को टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सानिया लिखिए, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल किसको दिया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलो, शाबाश, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम को टाइटल दिया गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कब? लखनऊ पैक्ट के मौके पर। अब डियर फ्रेंड्स, 1916 के बाद मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। महाबचे, ये सर सैयद का टाइटल नहीं था। ठीक है, ये अलामा जिन्ना का, सॉरी, टाइटल था कायदे। अच्छा, अगली बात, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है ना? अब डियर फ्रेंड्स, 1919 में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है जिसे मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक, निमरा, इसमें जो है ना कुछ चीजें लिखें और फिर
आबिद हुसैन, ठीक है जी, स्लो कर लेते हैं। ये लें मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। अब हमारा टॉपिक है मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, आगे चलें। अब डियर फ्रेंड्स, इसका लिटिल इंट्रोडक्शन ताकि आपको इतरत बचे कुछ समझ आ जाए। डियर फ्रेंड्स, इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जब 1909 में हुई तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री प्रूव्ड हुई। लोग इससे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे। उस वक्त एडविन मॉन्टेगो वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बिल्किस बचे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये उनको मिनिस्टर कहते हैं। बर्तानिया में इंडिया के अफेयर्स को देखने का मिनिस्टर एडविन मॉन्टेगो थे, और चेल्मसफोर्ड वाज सेंट टू इंडिया एज अ न्यू वायसराय, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कराई, दैट इज कॉल्ड मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, ये लें, ये स्लाइड देख लीजिए। बिल्किस बचे, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, इसमें मॉन्टेगो कौन था, चेल्मसफोर्ड कौन था, ये बता दिया। अब इसमें था क्या, मेन पॉइंट्स। मेरीन, नंबर वन, सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। लिखें, मुआज बच्चे ये लें, ये लिख लिया करें बस क्विकली। देखें, अगर आपने स्क्रीनशॉट करना है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको फिर भी याद नहीं रहेगा। आप एक दफा सुन रहे हैं, एक दफा देख रहे हैं, एक दफा लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, हमारी कॉग्निशन जो है ना, वो क्या कहती है, उम्र बचे, कि आपको चार पांच चीजों से रिलेटेड हो ना चीज, तो वो फिर किसी ना किसी से रिकॉल हो जाती है। ठीक है मुआज, चलें आगे चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि बाई कैमरल लेजिस्लेटर जो है ना, इन्होंने प्रपोज की। पहली बात लिखें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म में बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी। अपर हाउस, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, और लोअर हाउस, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। चलें लिखिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी वो क्या थी, टू हाउस थे। कौन कौन सा, अपर हाउस, इसे क्या कहा गया अब्दुलरहमान, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, इसमें 60 मेंबर थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 144। बस, इससे ज्यादा जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। वरना इसमें लिखा हुआ है कि 103 थे और वो थे। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास होती या इंडो पाक हिस्ट्री की होती तो हम फर्दर डेलिब्रेट करते। बहरहाल ब्रॉडर चीज माज बच्चे आपको पता होने चाहिए। पहली पहली क्या थी, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म में बाई कैमरल लेजिस्लेटर प्रपोज की गई। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। बस, अगली चीज, अपर हाउस 5 साल, लोअर हाउस 3 साल की ड्यूरेशन के लिए था। अपर हाउस 5 इयर्स और लोअर हाउस 3 इयर्स के लिए था। शुजा बचे, मुख्तलिफ नंबर मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि बस दो ऑब्जेक्टिव लिख लें। एवरी सोर्स इज करेक्ट। दूसरी इनकी बात थी सेंटर प्रोविंस रिलेशन। ठीक है, इन बच्चे, जब ऑब्जेक्टिव की हम क्लास लेते हैं ना, तो फिर उसको बस मेन चीजों तक रखते हैं। अब उनके बैक एंड पे हम अगर जाके पढ़ेंगे ना कि किसने इलेक्ट करना था, क्या फ्रेंचाइज थी, और वो सारा, फिर वो एक सब्जेक्टिव की क्लास हो जाती है ना। ठीक है, तो अगली बात, अब जो है ना, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म में ये कहा गया था कि हम 10 साल बाद इसको फिर ना रिव्यू भी कर लें। पहली बात क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर। दूसरी बात थी सेंटर प्रोविंस रिलेशन। चले, माज, सेंटर प्रोविंस रिलेशन में बहुत अहम एक चीज दी गई थी कि पावर वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। सेंटर और प्रोविंस में पावर डिवाइड किए गए थे।
जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सेंटर की तरफ थे और अनइम्पॉर्टेंट प्रोविंस की तरफ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स, इंडियन स्टेट्स के साथ रिलेशन, करेंसी एंड रेल। वो जो मेन फेडरल, आज भी वही फेडरल डिपार्टमेंट समझे जाते हैं। और इनके साथ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे। आज भी जो है ना ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे। सानिया बच्चे, यस यू आर राइट कि इट वाज लाइक अ फेडरेशन सेटअप था। ठीक हो गया। अगली चीज जो थी कि सैलरी का था, इसको छोड़ दें। अगला जो अहम बात थी दैट वाज डायरकी। शोएब बचे, दैट वाज डायरकी। तीन चीजें लिखे मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स की। तीन चीजें कौन कौन सी थी? नंबर वन, टू हाउसेज, नंबर टू सेंटर प्रोविंस रिलेशन, एंड नंबर थ्री डायरकी। शाबाश, वेरी गुड महवेश। पहली बात टू हाउसेस, दूसरी बात सेंटर प्रोविंस रिलेशन, तीसरी बात डायरकी। अब डायरकी हम पढ़ने लगे हैं। डायरकी क्या होता है? आजकल की जो मॉडर्न 18वीं तरमीम है ना, इसका पुराना नाम डायरकी था। ठीक है महवेश, डायरकी में यह था कि इट वाज अ डबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ठीक है, मनाल ने पढ़ा हुआ है तो उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, इट वाज कॉल्ड द रोल ऑफ टू। मेरीन अफजल, ये लखनऊ पैक्ट के पार्ट नहीं है। देखें, जो आप लिंक मिस करेंगे ना वो हो जाएगा। देखें, अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, ये वाला। अब ये वाला तो लखनऊ पैक्ट खत्म हो गया। अब ये देखें, ये आगे आ गया मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो आपने बस उन चीजों को गौर से देखना है, समझना है। जहां से लिंक मिस हुआ तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक जी। अब हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तीन बातें हैं इसमें, सेंटर प्रोविंस रिलेशन, नंबर टू डायरकी, एंड नंबर वन क्या था? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब हम पढ़ रहे थे डायरकी। अब डायरकी में क्या था? डायरकी में सिस्टम ऑफ था, डबल गवर्नमेंट थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड किए गए थे। एक को कहते थे ट्रांसफर्ड और एक को कहते थे रिजर्व। ये आप समझ लें डायरकी का सिस्टम क्या था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे ना वो दो थे, एक क्या ट्रांसफर्ड और एक क्या था रिजर्व्ड। अब उन्होंने ट्रांसफर्ड जो था वो सूबों को था, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। जबकि जो रिजर्व था वो फेडरेशन के पास था। ठीक है ना। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो मिनिस्टर चलाते थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो सेक्रेटरीज चलाते थे, जो डायरेक्ट उनके अंडर होते थे। किनके अंडर होते थे? गवर्नर जनरल के। ठीक है मलिक रजाक, ये जब पढ़ लेते हैं ना फिर आप बेशक स्क्रीन शॉट कर लिया करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है ना पहले सुना करें ना, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इतनी ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव एक एक दो दो उसकी होती है। तो आप सुनेंगे समझेंगे ना, याद आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या, बेसिकली इट वाज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ट्रांसफर डिपार्टमेंट बाय रिजर्व डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो। अब डियर फ्रेंड्स क्या था, डायरकी में क्या है? अब देखें, अगर आपने सुन लिया है ना तो आप लिखें तो आपको वो आ जाएगा। नंबर वन, डायरकी में बेसिकली डबल गवर्नमेंट सिस्टम था। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला हिस्सा क्या कहलाता था? ट्रांसफर। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता था? रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो 100% सूबों के कंट्रोल में थे और उनके मिनिस्टर होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो फेडरेशन, गवर्नर जनरल, वायस राय खुद कंट्रोल करता था थ्रू सेक्रेटरीज। ये प्रोविंशियल, लेकिन कंट्रोल वहां से होते थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस। आज तक यही कुछ हो रहा है। पुलिस का आईजी फेडरेशन लगाता है, लेकिन पुलिस है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सूबे में वो कौन भेजता है? फेडरेशन, लेकिन है ये प्रोविंशियल मामला। समझ आ गई ना। इसमें एक चीज जो मैंने नहीं लिखी हुई वो ये था कि जो था इरिगेशन डिपार्टमेंट,
वो क्या था? वो था रिजर्व्ड। और जो एग्रीकल्चर है वो क्या था? ट्रांसफर। तो इनडायरेक्टली पानी को अपने पास रख लिया और वो नीचे कर दिया। सेम आज तक यही चला आ रहा है। वहां बचे एग्रीकल्चर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है और वाटर एंड पावर कौन सा है? फेडरल। ठीक है, तो बस ये समझना है डायरकी का सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए तो डायरकी कब आई? डायरकी कब आई? अब देखो मैं आपको बताता हूँ मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म का क्या है। अभी आप बाद में स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आप बताएं कि मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म कब आई? सारे बोले वेरी गुड, शाबाश, 1919, 1919। 3 पॉइंट कौन से अहम थे? नंबर वन, टू हाउसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेशन। नंबर टू, डायरकी। एंड नंबर थ्री, सेंटर प्रोविंस रिलेशन। टू हाउस में कौन कौन से थे? अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या कहते थे? अपर हाउस को क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोअर हाउस को? लेजिस्लेटिव काउंसिल। शाबाश, इनके मेंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा था सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन। सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में उन्होंने क्या किया? ठीक है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट थे, कुछ क्या थे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे। तो इसमें वो नहीं आती ऑब्जेक्टिव। तीसरा अहम था डायरकी। अगर आपसे पूछा जाए डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो मॉन्टेगो चेल्मस रिफॉर्म 1919। डायरकी का क्या मतलब था? रूल ऑफ टू डबल गवर्नमेंट। कितने सब्जेक्ट थे? दो टाइप्स के थे, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व किसके पास थे? फेडरेशन के पास। ट्रांसफर किसके पास थे? सूबों के पास। तो इनडायरेक्टली ये कंट्रोल किया गया था। बस बात खत्म होगी। फाइक, अनीला, अंदलीब, मरियम, तहरीम, बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ गई ना? अब आपका मैसेज ऊपर चला गया। मैडम ने कहा कि सर जब ट्रांसफर था, रिजर्व था, उसका क्या फायदा? ये कंट्रोल होता है ना। मैंने मिसाल दी आपको, आजकल भी वही कुछ हो रहा है कि वाटर एंड पावर फेडरल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर लोकल है, गोम उनके पास है, प्रोविंस के पास है। सेम मैंने इस तरह बताया कि पहले उन्होंने क्या किया हुआ था, वाटर अपने पास रखा हुआ था, वो था। आपको पुलिस और उसकी मिसाल दी। ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं। अब डियर फ्रेंड, उसके बाद आ गया, मैंने इसलिए कहा कि आपने सोचना है कि जो 18 अमेंडमेंट और डायरकी है इसमें से। ठीक हो गया जैनब बच्चे। अगली चीज, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। लिखें, शाबाश जैनब, थैंक यू वेरी मच। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। इसको अमृतसर मैस्कार भी कहते हैं। ये अमृतसर में हुआ था 1919। मुआज बच्चे, किसके पास कौन सा कंट्रोल था ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद करने की जरूरत जरूर है कि रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास थे, बस। चलें, अब जो डियर फ्रेंड्स अगली बात, साना जलियांवाला बाग है 1919 में। चलो अगली बात, फरमान बचे। अब बेसिकली रॉलेट एक्ट था ना, ये एक ब्लैक लॉ था जो 1919 में आया। लिखें, 1919 रॉलेट एक्ट। आप में से अगर कोई ट्राइबल एरिया से है तो वो जानता है कि देयर वाज अ लॉ कॉल्ड एफसीआर। ये एफसीआर का प्रीकर्सर था। हम लाइक इससे पहले जो है ना, नुमान बचे, शाबाश, एफसीआर का। तो इसमें जो है ना क्या था कि इसमें फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो थी, कलेक्टिव पनिशमेंट, डिटैचमेंट, ट्रायल का, फेयर ट्रायल का हक ना देना, तो वो इस तरह का लॉ उन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया। अब अरशद खान, दिलावर खान, इस्माइल खान, एमल खान बचे, आपने सारा पढ़ा हुआ है, हुरियम, शाबाश। अब इसमें क्या था कि इसमें लोग इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और भी बहुत सी चीजें थी। उस वक्त पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओडायर, उसने कहा कि मार्शाल्लाह है, बहुत से लोग जो है ना, उनको पता नहीं था। कुछ लोग जो है ना इकट्ठे हो गए अमृतसर में, जलियांवाला एक जगह का नाम था, वहां पे एक पार्क था। तो ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी, उसने फायर खोल दिया जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले पर।
ठीक हो गया ना। तो उससे जो है ना, कोई कहता है 400, कोई कहता है 4000, कोई कितने पीपल वर किल्ड। ठीक है। तो इसको क्या कहते थे, जलियांवाला बाग। बहुत सी जो है ना शबाज बचे वो हैं, मिलती हैं फिगर्स। तो ये ऑफिशियल उन्होंने मांगी थी, द प्राइवेट सोर्स कहते हैं कि इससे ज्यादा भी है ना। इसके ऊपर एक हंटर कमीशन बना था टू इंक्वायरी इनटू दी मैस कार। ठीक है। इस मैस कार को इंक्वायर करने के लिए एक हंटर कमीशन बना था। ठीक है। कायनात कहते हैं कि उधम सिंह, आजकल उन्होंने फिल्म बनाई है, तो वो कौन था उधम सिंह कायनात? अली रजा कौन था? शाबाश। ठीक है ना, उधम सिंह एक इंडियन था, सिख था, उसने उसको मार दिया था। तो रोलट एक्ट भी अभी पढ़ते हैं, रेवोल्यूशनरी था। ये जलियांवाला बाग को अमृतसर मास्कार भी कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक हो गया ना। शाबाश, उधम सिंह मूवी देखी है ना? चलो शाबाश शाबाश, वकास बच्चे वो देखना है, महरीन, यस। चलो वापस क्लास में जी। अब डियर फ्रेंड, जलियांवाला बाग की तीन ऑब्जेक्टिव आपको आनी चाहिए। जलियांवाला मैस्कर कब हुआ? 1919। क्या था? बैसाखी के मेले पे थे। क्यों थे? रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। किसने कहा गोली चलाने का? माइकल डायर। किसने गोलियां चलाई? जनरल डायर ने। ठीक हो गया ना। इस पे कौन सा सानिया बच्चे कमीशन बना? हंटर कमीशन, जिसने इंक्वायरी की। बस बात खत्म। ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। इस्माइल खान, यस। उसको जो है ना ब्रिगेडियर जनरल उस वक्त कहते थे, फिर मेजर जनरल कहते थे, फिर उसको, क्योंकि वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार वो होते थे ना। ठीक है ना। इस्माइल खान, चलो समझ आ गई ना आपको? चलें, अब हम पढ़ते हैं रोल अटैक। यहां तक बातें क्लियर हो गई ना अमल? जलियांवाला बाग की तीन बातें होनी चाहिए। चलो शाबाश, अगली बात, रोल अटैक देखें। बेसिकली रोल अटैक जो है ना, वही जिस तरह मैंने कहा कि डिटेंशन विदाउट बेल, राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये इस तरह के जो है ना वो थे। चलो, कंप्लीट स्लाइड एक दफा अमल खान ये लिख है, रोल अटैक हंटर कमीशन, ये लिख लें, ले लें। आशे, चलो शाबाश। नेट स्लो हो गया था, एक बार बता दें दोबारा। हमने पढ़ा रोला अटैक मास बचे, उसकी वजह से लोग एहतजाज कर रहे थे। इसे जलियांवाला बाग मैस्कार भी कहते हैं, अमृतसर मैस्कार भी कहते हैं। ठीक हो गया ना। अब इसमें क्या था कि माइकल ओडायर ने मार्शल लॉ लगाया, लोग इकट्ठे हो गए, जलियांवाला बाग में फायरिंग हो गई। ठीक है ना। फायरिंग करने वाला कौन था? जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल कहते थे उसे। कहते हैं 300, कहते हैं 400, 1400, 1300, वेरियस फिगर मिलेंगे, लोग को मार दिया गया। उस पे हंटर कमीशन बना। ठीक है। चलो शाबाश। जी जी, सानिया बचे, उनमें से पढ़ना चाहिए, उसमें से नहीं भी पढ़ना चाहिए तो यही है कि इसमें से रोलर टेक्स्ट वैसे था क्या ना। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये क्या था। इसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आती है कि रोलर टेक्स्ट कब आया। चलो अगली बात। अब डियर फ्रेंड्स, क्या हो गया कि दिल्ली प्रपोजल आ गई। ठीक है। दिल्ली प्रपोजल 1920। इसके बाद जो मेन सवाल है वो है हमारा खिलाफत मूवमेंट। ये नामुला बच्चे, ये स्लाइड से मैं तस्वीरें वस्वीरें हटा के ना, तो फिर जो है ना आपको वो बताऊंगा, नवीद के थ्रू स्लाइड्स दूंगा। ठीक है। 1920 खिलाफत मूवमेंट। अगला हमारा टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव याद रखनी है। सानिया, हो गया? लो जी।
फ्रेंड्स, खिलाफत किसने बनाई थी? इसको कहते थे मुस्लिम रूल था। उर्तुल ड्रामा आपने देखा, उनका बेटा था उस्मान, उस्मान बिन उर्तुल। इनको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। इतरत बचे इनको ऑटोमन अम्पायर भी कहते हैं। इनको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। ये टर्की में एस्टेब्लिश हुई 1299 में, और 1924 तक ऑलमोस्ट 625 ईयर्स रही। अब अगर वॉइस का इशू है तो मैं आई थिंक के बाकी उनमें क्लियर है, आप ये इसमें से देख लीजिए। क्लियर है, चलें ठीक है। चलो चलो अगली बात। इनका मोटो था दौलत अब्द मुद्दत, इटरनल स्टेट। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो इस पे मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, मैप लगाया हुआ है, जो आपके अटलांटिक ओशन स्पेन से शुरू होता है, जरा गौर से देखिएगा। पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया में कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया तक होता है। तो उस वक्त 1299 में, जरा गौर से देखें, 1299 में दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट थे? 1299 में कितने कॉन्टिनेंट थे? आमरा बच्चे, दिल्ली प्रपोजल हम पढ़ते हैं। कोई कहता है 3 थे, कोई कहता है 5 थे। थे 7। 7, देर वर 7। 3 वर नोन। अमेरिका बाद में दरियाफ्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये बाद में दरियाफ्त हुआ। ठीक है ना? अमेरिका को फिर आपने दो हिस्सों में बांट दिया, शुमाली अमेरिका और साउथ अमेरिका। शाबाश, वेरी गुड। तो फाइका समन बचे उस वक्त थे 7। देयर वर 7 कॉन्टिनेंट बट 3 वर नोन। तो जितने नोन थे उन सब का जो है ना ये हुक्मरान थे, रूलर थे। ठीक है इस्माइल, सानिया, सानिया बचे, फैसल, फरहान, शाबाश। चलो, अब डियर फ्रेंड्स, आजकल के 48 अंपायर मुल्क बनते हैं, जरा इसमें से गिन लें तो ये सारे जो है ना। खैर, अब डियर फ्रेंड्स, ऑटोमन अंपायर की कुछ ऑब्जेक्टिव लिखें। इट वाज फाउंडेड इन 1299। जिशान, चलो शाबाश। मैंने कहा आजकल के 48 बनते हैं, उस वक्त 7-8 होंगे। ऑटोमन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1299। अब ये जो खिलाफत होती है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस। पॉलिटिकल हेड खलीफा, रिलीजियस हेड खलीफा। तो जो पॉलिटिकल पार्ट था, सल्तनत, दैट वाज एबॉलिश इन 1 नवंबर 1922। और ये पार्ट मिल गया टर्की को कब? 29 अक्टूबर 1923 को। टर्की कब बना? 29 अक्टूबर 1923। और जो कैलिफेट्स थी, इट वाज एबॉलिश ऑन 3 मार्च 1924। कैलिफेट्स कब एबॉलिश हुई? 3 मार्च 1924। ठीक। चलो, अब डेट आपने अपने तौर पे याद रखनी है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ऑटोमन एम्पायर किसने बनाई? उस्मान बिन उर्तुल ने। जवाब देते जाना है। कब बनी? 1299। हम ऐसे कह रहे हैं उस्मान जिस तरह हमारा मोहल्लेदार हो, भी सर उस्मान ने बनाई थी। उस्मान बिन उर्तुल भाई। ठीक है ना शुजा? समझ आ गई ना? मैंने कहा किसने बनाई है, कहते सर उस्मान ने बनाई है। ठीक है ना? चलें, खैर कोई बात नहीं है। चलो, डेट कैसे याद करें रुबाब बचे? अब कोई और पूछता तो मैं कहता कि डेट कैसे याद करनी होती है। ठीक है ना? डेट खुद ब खुद याद हो जाती है भाई। इस्माइल खान है, जीशान। समझ आ गया ना? डेट, आप कहते हैं सर हमें डेट याद नहीं होती, मैं कहता हूँ मुझे डेट भूलती नहीं है। ठीक है ना? चलो वापस क्लास में। ये इसका तरीका कुछ नहीं होता है, हमें यहाँ खुद ब खुद याद हो जाती है। चलो वापस वापस, मुआज हंसना नहीं है, वापस है।
एमसीक्यू की डेट्स आप क्या समझ रहे हो यार, रूसा। चलो शाबाश वाबाश। शेर शेर भी सुनाता हूँ जरा, अब आप क्लास में आप देखना, अब आप मेन उस पे आ गए, चलो वापस। जी, ऑटोमन एम्पायर कब बनी जी? 1299 में। कब खत्म हुई? 1924 को। इसमें जो सल्तनत का पार्ट था वो कब एबॉलिश हुआ? 1922 को। टर्की कब बना? 1923 में। खिलाफत कब एबॉलिश हुई? 1924 में। ठीक है। अब इनकी डेट्स याद कर लेते हैं। सल्तनत एबॉलिश हुई 1 नवंबर। किसी की 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है? महा, किसी की 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है? अब हजार लोग हैं, किसी की तो होगी ना। नहीं है तो याद रख लें, उनकी कब है? उनकी तो डेट याद रख लें। अली रजा की है, चलो। आपके फ्रेंड की है। चलो चलो वापस। अच्छा चलें। टर्की कब बना? 29 अक्टूबर को। किसी की 29 अक्टूबर है? अच्छा, माम कहती हैं उनके 1 जनवरी को है। चलें, थैंक यू वेरी मच माम, आप पहले बताते तो आपको मुबारक देते और उनको भी देते। ओके चलें। और 29 अक्टूबर को किसी न किसी की होगी शुएब। चलें। उसके बाद है 3 मार्च 1924, तो कैलिफेट अबॉलिश हुई। अंदलीब गुल आपकी है, चलें हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड शाबाश। सायरा ने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है सर, खिलाफत लेट क्यों अबॉलिश हुई? अब बेसिकली सारा बच्चे क्या था कि पहला पार्ट था जो पॉलिटिकल रूल का, वो खत्म हो गया, वो टर्की को मिल गया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर टर्की ने खुद खिलाफत अबॉलिश की थी। पॉलिटिकल पार्ट किसने अबॉलिश किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? अलाइज ने। हम किसके साथ थे? एक्सिस के साथ। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। जारा ने कहा सर कैलिफेट्स और खिलाफत के अबॉलिशमेंट में क्या फर्क है? देखें, जो खिलाफत होती है ना, खिलाफत, जरा इसको देखें। जो खिलाफत थी ना, खिलाफत, देखो बेसिकली जो खिलाफत है उसके दो पार्ट होते हैं, इसमें पॉलिटिकल रूल होता है और रिलीजियस रूल होता है। दोनों रूल जिसके पास हो दैट इज कॉल्ड खलीफा। ठीक है ना? और उसका रूल इज कॉल्ड खिलाफत। अब पॉलिटिकल पार्ट तो खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, आपका रिलीजियस पार्ट नहीं खत्म किया था। रिलीजियस पार्ट जो है ना, खुद फिर टर्की ने खत्म किया था, खिलाफत को अबॉलिश किया था कमाल अतातुर्क ने। वेरी वेरी राइट फाइका, वेरी गुड। चलो वापस क्लास में। अब क्या हुआ कि इसकी जो रीजंस थी वो कोई ऐसी बात नहीं है, और कोर्ट्स ऑफ स्ट्रगल में खिलाफत कमेटी ये भी नहीं है। चले, मूवमेंट कब एंड हुई? इस मूवमेंट को जारा बच्चे लीड कर रहा था, गांधी और बाकी सारे लोग। तो मूवमेंट कब एंड हुई? इंसिडेंट्स ऑफ चोरा चोरी हुआ, ठीक है ना, 1922 में। ये गोरखपुर है, यूपी में। आंसर बचे, सब कॉन्टिनेंट वाज नॉट पार्ट ऑफ खिलाफत। जी। चोरा चोरी का बता दें मुआज बचे, फिर वो आप हंसेंगे। वो कहते नहीं है चोरा चोरी गने के खेत में, वो छोरा चोरी होती है मेरे ख्याल में ना। तो वो, ये चोरा चोरी इलाके का नाम है, शहर का नाम है, उसका डिस्ट्रिक्ट था गोरखपुर, सूबा था यूपी। उसमें 1922 को आयशा बच्चे उन्होंने कुछ वायलेंस किया था, सरकारी दफ्तरों में तोड़ फोड़ की थी, तो गांधी ने कहा था कि मूवमेंट में वायलेंस हो गया है तो मूवमेंट खत्म। गांधी के अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस फलसफे को कहते थे अहिंसा। लिखें शाबाश। नॉन वायलेंस मूवमेंट ऑफ गांधी इज कॉल्ड अहिंसा, AHINSA, अहिंसा। ठीक है। चलो, मूवमेंट कब खत्म हुई? उस वक्त जो है ना, हकीम अजमल खान प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर मुख्तार अंसारी जनरल सेक्रेटरी। और मूवमेंट खत्म हुई 13 फरवरी 1922 को। 13 फरवरी को। मोहम्मद शुएब बच्चे, क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को उन्होंने कहीं जाना होगा, तो उन्होंने कहा भी मूवमेंट खत्म, आप अपने अपने घर जाओ। ठीक है ना?
तो ये तो आपको नहीं भूलेगी ना अनुमान। अब मैडम आपने कहा था कि डेट्स कैसे याद होती हैं, तो भाई आप देखें, आप आपको भूलेगा कभी कि खिलाफत मूवमेंट कब खत्म हुई? 13 फरवरी 1922। ठीक है ना बुशरा खान? वहां उस टाइम पता नहीं जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन आपको याद तो रहेगा ना। समझ आ गया ना? चलो वापस क्लास में। चलो खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई है। अब हमसे, हाँ, शहबाज ने कहा है कि जो है ना, ओके चलो। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि, खैर ये आपने नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। उसके बाद आ गया, यस, इसके बाद आ गया दिल्ली प्रपोजल। चलो जी, अब आ गया 1922। उसके बाद आ गया दिल्ली प्रपोजल। जी, स्लाइड्स में ना देखे ना, मैंने कोई तस्वीरें तस्वीरें इधर उधर लगाई होती हैं, शेर लिखे होते हैं। तो अहमद बच्चे, फिर वो आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि इनको ट्रिम करके आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू, नवीद के थ्रू भिजवा दें, उन्होंने खुद भी भेजा होगा। ठीक है? जी जी मेरीन, वो भी मिल जाएंगे आपको। चलें, अब अगला पार्ट आ गया दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल पे जाने से पहले खिलाफत मूवमेंट का रैप अप करा दूं। जब मैं कहता हूं ना कि आप रैप अप कर लें, रिकॉल कर लें, तो आप ना अपने नोट्स पे रिलाय ना किया करें, रिलाय ऑन योर मेमोरी। कुछ चीजें वैसे ही याद होंगी। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना? सलमान बच्चे, लाइबा, मैं अभी बताता हूँ कि जो अहम ऑब्जेक्टिव है ना वो कौन कौन सी है। नंबर वन, आपने लिखना नहीं है। नहीं लिखा कोई बात नहीं है, जस्ट गिव मी एन आंसर। आप टाइप करते जाइएगा। खिलाफत किसने एस्टेब्लिश की? उस्मान बिन उर्तुल। कब एस्टेब्लिश हुई? कब एस्टेब्लिश हुई? 1299। कब खत्म हुई? 1924। शाबाश। कितने पार्ट थे? दो, एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस। पॉलिटिकल पार्ट कब खत्म हुआ? 1922। रिलीजियस पार्ट कब खत्म हुआ? 1924। पॉलिटिकल पार्ट खत्म होके किसको मिला? टर्की को। कब? 1923। अब इनकी डेट्स याद कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्ट कब खत्म हुआ? 1 नवंबर। ठीक है। टर्की को कब मिला? 29 अक्टूबर। और महरीन, रिलीजियस पार्ट 3 मार्च। शाबाश। मूवमेंट खत्म कब हुई? ये तो आपको वैसे ही, पहले आप मुस्कुराएंगे फिर आप मैसेज करेंगे। मूवमेंट खत्म कब हुई? 13 फरवरी के आगे भी लिखना है। ठीक है ना? 1922। बस शाबाश, इतनी सी बात है। अब थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव प्लस थी कि उस वक्त कांग्रेस के सदर हकीम अजमल खान और सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे। इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आती। बस बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है। जी, टेस्ट होगा क्या बच्चे? हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, 9 बजे टेस्ट होगा। ठीक हो गया ना? शाबाश, ये तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा ना। अब लिखें दिल्ली प्रपोजल, वापस क्लास में। दिल्ली से जो प्रपोजल आई शुजा नाजिम, वो कौन सी थी? ठीक है ना? ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थी, ये कोई वो दूसरी वाली नहीं थी। शुजा नाजिम, महमूद सैयद। हमारी प्रपोजल कहाँ से आती हैं? सिर्फ पुफो के घर से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थी महाबच्चे। ये थी 20 मार्च 1927। ठीक है ना? मामू के घर से आती है महवेश। मामू तो अच्छे होते हैं। आपने फिर वो, चलो चलो वापस क्लास में वापस। या मामू पुप्पो कहाँ से ले आते हैं क्लास में? दिल्ली प्रपोजल। डियर फ्रेंड्स, बेसिकली अब खिलाफत मूवमेंट खत्म हुई। अब आप इसका लिंक सुन लें। फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, तो उस वक्त लॉर्ड चेल्मसफोर्ड ने कहा था कि आप हमें हेल्प करें फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर दें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में जो मुसलमानों की प्रपोजल थी, दैट इज कॉल्ड दिल्ली प्रपोजल। बस, ठीक हो गया ना? डॉक्टर अब्दुल्ला, दिल्ली प्रपोजल थी, इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बहरहाल, मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा था कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा करें।
केपी में रिफॉर्म करें, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दें, ठीक है ना। मरीना बच्चे, मैंने बताया कि दिल्ली प्रपोजल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग की, बस। बैकग्राउंड बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने कहा था कि आप हमें सपोर्ट करें ब्रिटिशर ने, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर देंगे। तो उससे पहले और बात की जरूरत नहीं है, वो लिंक के लिए आपको बताता हूँ। अगर पूछ लें कि दिल्ली प्रपोजल तो मार्च 20 1927, और ये मुसलमान, ठीक मरीना बचे। अब आगे इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली उस वक्त ये ऑब्जेक्टिव याद रखने की जरूरत है सानिया, लॉर्ड बर्कन हेड, इन्होंने कहा था कि इंडियंस आर इमेच्योर। उन्होंने कहा था अगर आप मैच्योर है ना, तो हमें जो है ना जरा वो करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज बना के दें। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो रिपोर्ट बनाई दैट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, वो हम इससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड दिखा दूं, ये ले लास्ट स्लाइड देख लें सैयदा। असल बात जो याद रखने की है, जब लॉर्ड बर्कन हेड ने चैलेंज किया था और कहा था कि यू आर पॉलिटिकली इमेच्योर, ठीक। चलो जी, अब इनकी चैलेंज को कबूल कर हमने जो रिपोर्ट बनाई दैट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने उससे पहले हमें एक वो भेजा, साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928 को। लिखें 3 फरवरी 1928 को। फहीम, वेरी गुड, शाबाश। दिल्ली प्रपोजल मुसलमानों की थी, रिजेक्ट हो गई। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि आप इमेच्योर हैं, हम आपको साइमन कमीशन भेज रहे हैं, तो वो आपको प्रपोजल बना के देगा 3 फरवरी 1928 को, ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, साइमन कमीशन, ठीक है, कि एक रुकन था सर ब्रूक साइमन। जी जी, मैं बताता हूँ कि इनकी डेट्स क्या थी फायजा। सर ब्रूक साइमन और दूसरे थे लॉर्ड सेलमन एटली, ठीक है ना। सर ब्रूक साइमन एंड लॉर्ड सेलमन एटली, ये साइमन थे जो कमीशन के हेड थे, और लॉर्ड एटली इसके साथ रुकन थे, ठीक। यही लॉर्ड एटली जो थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फिर मुसलमानों को आजादी दी, ठीक है। जी जी, इनके नाम अजीब हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली जो साइमन कमीशन था, ये 1927 में भेजा गया कि मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड को रिफॉर्म करें और इनको, मुसलमानों को, कांग्रेस को सिखाएं कि क्या था। इसमें मुसलमानों ने, एक ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने, उन्होंने वो किया, खैर एनी हाउ, ठीक हो गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि डायरकी अबॉलिश करें और फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। एमन, चलो शाबाश। एमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? डायरकी को अबॉलिश करें और फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें, ये एक ही बात है। डियर फ्रेंड्स, इसको लाला लाजपत राय ने अपोज किया। नूर बच्चे, समझाता हूँ साइमन कमीशन, ठीक है ना, मैं बताता हूँ फहीम, आप पहले लिख लें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। डियर फ्रेंड, यही लाला लाजपत राय थे सना बच्चे, जिनकी माँ के नाम पे इन्होंने गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया, ठीक। इन्होंने क्या किया? गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया। मैं अब आपको साइमन कमीशन दोबारा पढ़ा देता हूं, ठीक। अब जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि जब डायरकी आ गई और खत्म हो गया
हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि भाई आप जो है ना इमेच्योर हैं, तो आपको हम क्या करते हैं कि चैलेंज करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल बना के दें। ठीक। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल को उन्होंने क्या नाम दिया? साइमन कमीशन। ठीक है। अब इस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो ये बेसिकली 1927 में आया। 1928 तक 3-4 माह थे, लेट नवंबर में आया थे, तो वो वहां तक रहे। इनके दो रुकन थे, ब्रूक साइमन और सेलमन एटली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डायरकी को खत्म करके फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का कहा। ठीक है ना? जो आपने सवाल पूछा कि सर डायरकी और फेडरल सिस्टम में क्या फर्क है, वो ये होता है कि डायरकी इज अ लूज ट्रांसफर ऑफ पावर। उसमें स्टिल आपको फेडरल को ज्यादा कंट्रोल होता है, स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्रोल होता है। उससे थोड़ा सा लूज डायरकी, और उससे बिल्कुल लूज फेडरेशन को क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। ठीक है ना? उसके बाद जो है ना, और किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। चलें, शाबाश। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने वैसे ही आपको पढ़ाया कि 30 अक्टूबर को जब वो लाहौर आए तो उनका लाला लाजपत राय और ये सारा कुछ हुआ था। खैर, अब डियर फ्रेंड्स, ये भी सना बच्चे रिजेक्ट हो गया। सिंपल सी बात याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल मुसलमानों की क्या कहलाती हैं? दिल्ली प्रपोजल। ये ब्रिटिशर ने और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि आप इमेच्योर हैं, तो उन्होंने सैमन कमीशन भेजा। 1927 में आया। 1928 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि डायरकी खत्म करके फेडरेशन दें। बस बात खत्म, इससे ज्यादा उसके करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? अब मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने और हिंदू ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसने रिपोर्ट दी उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। ये अगस्त 1928 में प्रेजेंट की गई। ठीक हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली जो रिपोर्ट थी, जो कमेटी थी, दैट वाज हेडेड बाय पंडित मोतीलाल नेहरू। लिखें, नेहरू रिपोर्ट किसने दी? मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू फहीम बच्चे उनका बेटा था। जवाहरलाल नेहरू उनका बेटा था। अक्सर हम इनको कंफ्यूज कर जाते। इसमें मुसलमानों के दो रुकन अहम थे, सैयद अली इमाम और सर शुएब कुरैशी। ये याद रखना है। अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के मेंबर कौन थे? सैयद अली इमाम एंड शुएब कुरैशी। ठीक हो गया जी, लिखा गया ना। अगली बात, अब इसमें याद रखने वाली एक दो चीजें हैं, और वो ये हैं कि इंडिया को उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस मांगा था नेहरू रिपोर्ट में। और किसी चीज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की गई थी कि हिंदू जो है उनकी जबान हिंदी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना। प्रीवियस स्लाइड्स हैं माहम बच्चे, मैंने देखे, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया। सुने दोबारा, इसलिए ना मैं कहता हूँ आयशा बच्चे आप लिखा करें, तो फिर मैं रिवाइज करूंगा तो आपको समझ आएगी। अब लिखें, कांग्रेस प्लस मुस्लिम प्लस ब्रिटिशर ने मिलके एक कमेटी बनाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज बनाने के लिए। द कमेटी वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू।
दो बातें। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1928। तीन बातें। इसमें मुसलमानों के अहम रुकन कौन थे? सैयद अली इमाम और शुएब कुरैशी। ठीक। बस, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। एक बात फिर मैंने लिखवाई, इसमें इंडिया के लिए डोमेनियन स्टेटस मांगा गया था। ऑब्जेक्टिव आती है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा गया था? डोमेनियन स्टेटस, फुल गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, क्या? डोमेनियन स्टेटस ये होता है कि जहां पे आपका हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका अपना होता है। पिछले दिनों एक कंट्री ने पिछले दिनों एक कंट्री ने अपना डोमेनियन स्टेटस खत्म करके क्वीन को कहा कि हमारा सदर हो। कौन सा था? बारबाडोस। वेरी गुड, शाबाश। उनको जो है ना वो मिली, कब मिली? तकरीबन नवंबर में। उन्होंने कहा कि वो वेरी गुड, शाबाश, तो क्वीन एग्री करेंगी। ये उस वो भी यही चाह रहे थे कि हुकूमत हमारी अपनी हो। और बाकी अभी डोमिनियन स्टेटस मोर लाइकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनका चला जा रहा है। ठीक है। 26 नवंबर को ये बारबाडोस को मिला। आपको करंट अफेयर में आ सकता है। अब जैसे मैंने कहा, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही सारी चीजें। एक चीज मैंने बताई, इसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का कहा गया। ठीक। अगली चीज जो अहम है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, वो है, चलें, थैंक यू वेरी मच उम्मे लैला, कि कायदे आजम ने कब कहा था कि इट इज टर्निंग पॉइंट एंड पार्टिंग ऑफ द वेज? नेहरू रिपोर्ट के मौका पर। चलें, ये ऑब्जेक्टिव लिखें। कायदे आजम ने कब कहा कि इट इज टर्निंग पॉइंट? कायदे आजम तो पहले एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे। उन्होंने कहा था ये नेहरू रिपोर्ट के मौका पर कि इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज। शाबाश। ठीक है। उमेर, मैंने बताया डोमेनियन स्टेटस वो होता है जब आपका हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन हो और गवर्नमेंट आपकी अपनी हो, लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड। फिर मैंने पूछा कि अभी एक कंट्री ने अपना डोमेनियन स्टेटस खत्म किया, दैट वाज बारबाडोस, 26 नवंबर को। चलो, कायदे आजम ने क्यों कहा? महरोश कहते हैं कि इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज, टर्निंग पॉइंट, कि नेहरू रिपोर्ट की जो पॉइंट्स थे वो इतने हार्श थे कि मुसलमानों को डेथ वारंट थे। यही बात महरोश बच्चे मुसलमानों को समझ नहीं आई, लेकिन जौहर बिरादरान ने, मौलाना जौहर ने जब कहा ना कि जवानी में मुझे कुत्ते पालने का शौक था और कुत्ते भी वो हाल नहीं करते जो नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों का किया, तो मुसलमानों को बात समझ आ गई। असल बात ये थी। ठीक है ना? चलें, सानिया बच्चे, अब अगली बात आ गई, कायदे आजम के 14 नुकात। कायदे आजम के 14 नुकात। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो कायदे आजम के 14 पॉइंट्स हैं, ये मार्च 1929 को प्रेजेंट किए गए। ठीक। मुसलमान नेहरू रिपोर्ट को अपना डेथ वारंट समझते थे, तो मुसलमानों ने कहा कि ये हमें कबूल नहीं है। तो सारे मुसलमान इकट्ठे हुए किन के पास? कायद के पास, और कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो कायद आजम ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए। महरोश बच्चे, आपको 14 पॉइंट्स आते हैं? कौन कौन से 14 पॉइंट्स आते हैं? फहीम, सानिया, आपको 14 पॉइंट किसी को आते हैं? 13 आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 आते हैं मिनॉरिटी राइट्स वाले, पहले मैंने पढ़ाया था आपको। चले, नहीं पढ़ाया आते हैं तो डिफरेंस।
हाँ, सिंध को बम्बई से अलग करें, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, पता है क्या हुआ? हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, मैडम सैयदा इकरा, तो हमें 14 पॉइंट नहीं आते थे, 2 3 4 आते थे, लेकिन हमने फिर भी उनको 14 बनाने की कोशिश की। ठीक है ना? मुआज को याद है कि सिंध को बम्बई से अलग करें, बम्बई को सिंध से अलग करें, और दोनों को एक दूसरे से अलग करें। ठीक है मरियम, पढ़े थे ना आपने कि तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दें, सिंध को सूबाई खुद मुख्तारी दें, बलूचिस्तान को दें, खैबर पख्तूनख्वा को दें। ठीक है ना मेरीन? कायद आजम ने कभी मुसलमानों के लिए नौकरियां नहीं मांगी थी, वो बड़ा लीडर था, वो सियासतदान से आगे था। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 1/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दें, और मैथ की इक्वेशन बना दी, 1 - 2/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दें। और क्या लिखा वहाँ कि मुसलमानों को हिंदू के बराबर हकूक दिए जाएं, हिंदू को मुसलमानों के बराबर हकूक दिए जाएं, और दोनों को एक दूसरे के बराबर हकूक दिए जाएं। ठीक है ना सानिया? तो अभी आपने कहा शेर सुनाए, तो वो शेर लिखा हुआ आ गया ना। तो मैं भी शेर सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर हमें शेर सुनाते थे और कहते थे लिखा करें। कि उन्होंने लिखा कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और आगे क्या लिखा? पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तो कायद आजम, अल्लामा इकबाल, अनिल कपूर सबको मिला दिया। समझ आ गई ना? चलें एमन बच्चे, बस इसकी ऑब्जेक्टिव ये वाली है, सिर्फ ये वाली याद रखनी है बस। ठीक है? हुमा, प्रिया, आशा, आमिर, माहा, ये टैलेंटेड महा बच्चे सीएसएस के स्टूडेंट हैं। समझ आ गई ना? उन्होंने कहा 14 पॉइंट पूरे करने हैं मामू ने। शायद उनको पता है नहीं है, लेकिन हमें पता है। चलो वापस क्लास में। चले बस, नुकात की एक ही बात याद रखनी है, सब्जेक्टिव में बहुत सी बातें याद रखनी है। चलें चलें। नहीं, 14 पॉइंट याद करने जरूरी नहीं है। चलें वापस क्लास में। इलाहाबाद एड्रेस। ओके ओके ओके। शेर याद रह गया है, चलो कोई बात नहीं है। वापस क्लास में। इलाहाबाद एड्रेस। ऑब्जेक्टिव: इट वाज 25th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वाज हेल्ड इन इलाहाबाद। Date was 29 December 1930. The session was presided by Allama Iqbal. जी सुम्बुल बच्चे, बस 14 नुकात 1929 को, बस मंथ भी नहीं आता कोई, इसमें नहीं आती, एक ही लाइन पढ़ानी थी आपको। ओके वापस क्लास में। मेरीन, इलाहाबाद एड्रेस की 4 ऑब्जेक्टिव लिखे। नंबर 1, इट वाज 25th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वाज हेल्ड इन इलाहाबाद। इट वाज ऑन 29 December. इट वाज प्रेसिडेड बाय अल्लामा इकबाल। बस न्यू ईयर से 2 दिन पहले, तो उन्होंने न्यू ईयर पे जाना होगा, उन्होंने कहा बस ये काम मुकाओ यार। समझ आ गई ना कासिम? ठीक है ना? महम, उनकी बर्थडे से पहले ये सारी चीजें नहीं बताते। चलो चलो वापस। हमको ऐसी बातें फौरन याद हो जाती हैं। चलेंगे वापस। अब जो है स्टूडेंट्स, इलाहाबाद पढ़ा दिया था आपको, अब पढ़ाना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। चलें, इलाहाबाद 1930, इसके बाद गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस। अमिताभ का इलाहाबाद से है, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर याद रह जाएगा। चलें ये देखें, बस आपको पढ़ा देता हूँ, ये लें। अमिताभ इलाहाबाद से। जवेरिया बच्चे, अमिताभ इलाहाबाद से। और नेहरू फैमिली इलाहाबाद से है। 15 में से 7 प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद से आए। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद से आया। ठीक है ना? चलो, अब इलाहाबाद एड्रेस के बाद आ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, चलेंगे फरहान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, अंग्रेजों ने कहा कि ये इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उन्होंने साप को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई कि इसका हेड कोई नहीं होता, तो सारे जो है ना क्या होता है, बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई? लंदन में। लिखिए जी उमेर बच्चे, इलाहाबाद का नाम चेंज हो के क्या हो गया? प्रयागराज।
वापस क्लास में। सानिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई? लंदन। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, साइमन कमीशन, दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट, अलाहाबाद, सारे मुसलमान कांग्रेस एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई। इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में डेडलॉक आ गया, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में नवंबर 12, 1930। चलें लिखें, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस क्या हुई? नवंबर 12, 1930। सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो ही एजेंडे थे। एक थी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट कैसी होगी, फेडरल फॉर्म होगी, क्या होगा, और दूसरा मिनॉरिटी राइट्स, बस और कोई भी नहीं था। रिप्रेजेंटेशन एंड मिनॉरिटी राइट्स। रिप्रेजेंटेशन किस में? गवर्नमेंट में, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ये वो सारा। तो आपने बस 3 बातें जहन में लिखनी है, ऑब्जेक्टिव में लिखनी नहीं है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था? रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मिनॉरिटी राइट्स, ठीक है। फरहान आगे आता है, हम पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले गांधी ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई हुई थी, तो गांधी को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, लिहाजा गांधी पहले सेशन में था ही नहीं, कांग्रेस थी ही नहीं, ठीक है। पहली में मुसलमानों के प्रोमिनेंट लीडर आगा खान, कायद आजम, मौलाना जौहर, सर शफी, ये सारे लोग थे, ठीक है। देखें, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको वो हो जाएगा। आपने स्लाइड्स नहीं पढ़ाई, स्लाइड्स मैं आपके लिए नहीं बना के लाया, अपने लिए बना के लाया हूं कि मैं इस स्लाइड को देख के क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्लाइड मेरे लिए होती है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि शुरू से सुने। पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया, अंग्रेजों ने कहा कि इनको बिठा के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जिसमें मिनॉरिटी राइट्स, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेशन का मसला हल कर लेंगे। इतनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 कहाँ हुई? लंदन में। पहली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं थी, गांधी नहीं था, क्यों? गांधी ने मूवमेंट चलाई हुई थी, तो गवर्नमेंट ने उसे पकड़ के जेल में डाला हुआ था, ठीक आ गया। अगली बात, डियर फ्रेंड, जो अहम लीडर थे वो कौन कौन से थे? मुसलमानों के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अहम लीडर कौन कौन से थे, ठीक है ना, ये मैंने अभी आपको लिखवाया। सर आगा खान, कायद आजम, मौलाना जौहर, ठीक है। चलें अगली बात, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई, ठीक है। क्यों? कांग्रेस भी नहीं थी और भी बहुत से डिफरेंसेस थे। इसकी रीजंस पढ़ना सब्जेक्टिव है, बस। तो अगली बात, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कायद आजम लेफ्ट एंड वेंट टू लंदन। वो लंदन में ही थे तो वहीं रुक गए, और उन्होंने सियासत को खैर आबाद कह दिया, ठीक है ना। कायद आजम ने कब सियासत क्विट की, पॉलिटिकल रोल को क्विट किया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। और ये ऑब्जेक्टिव सीएसएस के इंटरव्यू में पूछ रही हैं, ठीक है सानिया। फिर लियाकत अली खान और अल्लामा इकबाल ने उनको राजी किया, बच्चों ने खत लिखे, वो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो फिर वापस आ गए। डियर फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि गांधी को वापस लाने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक लॉर्ड इरवन और गांधी में पैक्ट हुआ, जिसे कहते हैं गांधी इरवन पैक्ट। लिखें, शाबाश, गांधी इरवन पैक्ट। ये था 5 मार्च 1931, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हुआ? गांधी और वो नहीं थे, सिविल डिसोबीडियंस थी, तो लॉर्ड इरवन ने गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए पैक्ट किया, दैट इज कॉल्ड गांधी इरवन पैक्ट, 5 मार्च 1931, ठीक। नसीमा ने बिल्कुल ठीक कहा, नसीमा लशारी। चलो, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लिखें, फिर मैं रैप अप कराऊंगा, आपको याद। इट वाज अगेन इन लंदन, इट वाज ऑन September 7, 1931, ठीक है ना।
सितंबर 7, 1931। 7, 8 थी, फायजा बच्चे 7, 8, 9 वो सारी डेट्स होती रहती हैं, जब स्टार्ट होती है ना उसमें से हम करते हैं। चलें, अब डियर फ्रेंड्स क्या है इसमें, इंडियंस को कहा कि आप कोई सेटलमेंट करें। सर रमडे मैकडोनल्ड ने, वो उस वक्त ब्रिटिश पीएम थे। थैंक यू वेरी मच इरम, आपको याद रहेगा। डियर फ्रेंड्स, उसमें मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए जो अवार्ड आया, जो पैक्ट हुआ, उसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड। और ये था 16 अगस्त 1932। ठीक है ना इस्माइल खान? कम्युनल अवार्ड हुआ 16 अगस्त 1932। बेसिकली ये कम्युनल अवार्ड क्या था? इसमें जिशान, ये महीने और ये याद करना जरूरी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं ना कि जब आप लिखेंगे ना तो फिर मैं रिवीजन कराऊंगा, रैप अप कराऊंगा, तो आपको याद हो जाएगा। चलो, इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, बल्कि यूरोपियंस को बंगाल और असम में, सिख्स को पंजाब और केपी में, हिंदूज को सिंध और केपी में दिया गया था उस वक्त। ठीक है सलमान? ठीक है। तो इस कम्युनल अवार्ड के बाद जो लो कास्ट हिंदू थे उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। आप लिख लेना, मैं ये रिपीट कराता हूं मैडम सैयदा। आप पहले लिख लें, मैं रिपीट कराता हूं फिर आपको याद हो जाए। आप लिखें पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए। बस बात खत्म। पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने दिया था। बस बात खत्म। उनको 148 सीटें दी थी, तो ये थी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। और फिर हुई थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932। हो गया। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपको अब रैप अप कराता हूं। देखिए, आप अपने नोटबुक्स, आप अपनी सारी चीजें छोड़ दें। अब मेरे साथ जो है ना, सिर्फ आपने टाइपिंग पे वो करनी है। ठीक, लेट्स गो। नंबर 1, जब दिल्ली प्रपोजल, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस सारे फेल हो गए, तो अंग्रेजों ने क्या कराया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राइट? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी थी? 3। कहां पे हुई? लंदन में। आपने अभी कोई नोट्स नहीं देखने, ब्रॉडली बताना है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में। शाबाश। इसमें अभी डेट्स नहीं बतानी, 1930 में। इसमें गांधी नहीं था, क्यों? क्योंकि जेल में था, सिविल डिसोबीडियंस था। उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए क्या हुआ था? गांधी इरवन पैक्ट। ये पैक्ट कब हुआ? 1931 में। शाबाश। इसके बाद क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो कब हुई? सितंबर 1931 में। शाबाश। इसमें मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए जो अवार्ड हुआ उसे क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड। ये कब हुआ? 1932 में। डियर फ्रेंड्स, इस कम्युनल अवार्ड की बेस पर लो कॉस्ट हिंदू को
जो सीट्स दी गई उसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1924 में। बस पूना पैक्ट क्या था? इसमें लो कास्ट हिंदुओं को जो है ना सीटें दी गई थी गांधी की तरफ से। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर, लो कास्ट हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, ये याद रख लेना। और इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उनका है ही, कॉन्स्टिट्यूशन वो उन्होंने ही लिखा था। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे। इसके बाद क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कब हुई? 32 में। बस बात खत्म हुई। अब बताएं 32 के 1932 के तीन अहम इवेंट कौन से हैं? कम्युनल अवार्ड, नंबर टू पूना पैक्ट, एंड नंबर थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बस बात खत्म हो गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। आपको बात समझ आ गई ना? अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, मंथ डेट याद ना रखें। उसके बाद क्या? गांधी इरविन पैक्ट 1931। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। कम्युनल अवार्ड 1932। पूना पैक्ट 1932। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? 1930 के दो इवेंट, इलाहाबाद एड्रेस और वो, इनके साथ साथ वो लिख ले। इलाहाबाद एड्रेस 29 दिसंबर को था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें बात थी। उसके बाद क्या था? शाबाश। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, उसको लाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट मार्च में 31 में। उसके बाद जब गांधी आ गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कब थी? समवेयर सितंबर में। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? 1932। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले तीन चीजें हुई। नंबर वन कम्युनल अवार्ड अगस्त में। सितंबर में क्या हुआ? पूना पैक्ट। और फिर क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर में। इसमें कौन सी बड़ी बात? वेरी गुड, शाबाश। बुशरा गुल, हुमा। ठीक है ना? शाबाश। जिन्ना ने भी पॉलिटिक्स से, वेरी गुड, शाबाश। इतरत ने हमें याद दिलाई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना जो है ना वो लंदन में रह गए। बस बात खत्म हो गई। नूरीना, माहम, हुमायूं। चलो शाबाश। अब अगली बात, ठीक हो गया ना? थोड़ा सा जो है ना पढ़ के ना फिर लेक्चर एंड करते हैं, फिर भी वो करते हैं। चलो शाबाश। अब यहां तक आ गया। अब एक बात गौर से समझनी है हुमायूं बच्चे, कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब खत्म हुई? डिस्टॉर्शन हो रही है, गुल बच्चे भी ठीक हो जाएगा। चलो अभी हम कैद को मनाते हैं ना, पहले सुन तो लें। डियर फ्रेंड, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई ना, तो मार्च 1933 में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का एक वाइट पेपर इशू किया। और इसी की बेस पर उन्होंने क्या किया? 1935 का एक्ट बनाया, जो जुलाई 19 जो जुलाई 24 1935 को आ। आपको समझ आ गई? बस उसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1935। आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट कब आई? 1933 में वाइट पेपर आया। और इसी को कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? 1935 में। मंथ सिर्फ याद रख लें, जुलाई। ठीक है ना? और उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बस बात खत्म। शाबाश नुमान बच्चे। 1935 का एक्ट ब्रिटिशर ने बनाया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, याद रहेगा हमना गुल को, गिल को। चलो शाबाश। चलें अब हम पढ़ते हैं जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेन है हमारा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक, चलो शाबाश। वापस क्लास में। याद रहेगा लास्ट पॉइंट नुमान ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रैप अप करके उन्होंने व्हाइट पेपर इशू किया, एंड दैट वाज 1933।
उसके बाद उन्होंने इसको एक्ट बना दिया 1935 में जुलाई में, और उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के तहत इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस का रूल बना, और उसे कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और ये कब हुआ? 1937। ठीक जी हुमा। चलें, जिशान थक गए हैं, बस 5-7 मिनट और पढ़ लें। क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू किया था, फिर मैं आपको क्विज पे लगाता हूँ। थक गए हैं तो फिर मैं आपको शेर सुनाऊं। शेर सुनना है? चलें शेर सुने जी फिर। सुने 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 सुने। ये बताएं कि सराकी कितने कितने लोगों को समझ आती, फिर मैं बताऊंगा ना कि कौन से थे। सबको समझ आती है? नहीं भी आती तो मैं उर्दू में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। चलें। आप में से मैथ किसको आती है? महा मैथ किसी को आती है? चलें, सबको आती है कि मोहसिन नकवी का जो है ना एक शेर है कि मैंने सीखा है रियाजी के असूलों से। क्या? मैंने सीखा है रियाजी के असूलों से, जो नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लिया जाए। समझ आ गई ना? जो नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लें। फर्ज करें कि तुम मेरे हो, ठीक है ना? अमल खान, ठीक है ना? लेकिन मसला पता क्या है, कि तमाम उम्र मसाइल ही हल नहीं होते। हमारा और रियाजी का दुख मुश्तरक है। नूरीना बचे, ठीक है ना? नहीं समझ आए? अक्सा बचे। यूं ही नहीं है, सराकी भी सुनाता हूं ना बच्चे। चलें, आबिद हुसैन, काश मैं खुद को रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम करूं, कुछ भी ना हासिल आए। ये ठीक नहीं है? काश मैं रियाजी के असूलों की तरह, रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम करूं और कुछ भी ना हासिल आए। ठीक है। मैंने मैट्रिक में ना एक शेर पढ़ा था कि ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों की तरह थी, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह थी। सुलझाई हुई ऐसी के उलझाई हुई ऐसी के उलझते हुए न उलझे, और सुलझी हुई ऐसी के मिसालों की तरह थी। ठीक है ना? क्या? ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों की तरह थी, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह थी। उलझाई हुई ऐसी कि सुलझाए ना सुलझे, और सुलझाई हुई ऐसी कि मिसालों की तरह थी। ठीक है। आज मौसम के हवाले से सराइकियों को शेर समझ आसी। आज मौसम ईमे है जानी जिमें 20 सालें च तू आमे। समझ आ गया इनामुल्ला? आज मौसम ईमे है जानी जिमें 20 सालें च तू आमे। बस अब पढ़ाऊंगा और या और सुनना है आपको? चले, आखिरी सुने फिर करते हैं कि साकू लोड नी शाकिर कुल्फें दी, तू नाल टुरे हाँ ठर पोसी। समझ आ गई ना? पश्तो में भी आते हैं, वो बाद में सुनाऊंगा। चलें वापस क्लास में, अभी तो हमने कांग्रेस मिनिस्ट्री पढ़ी है। जो सबसे रेलेवेंट शेर था वो यही है, आज मौसम अच्छा था ना, ठीक है ना नुमान? आज मौसम ई में है जानी जी में 20 साल एज तू हाँ में। चलो शाबाश। तो वापस क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना? कितना गैर रोमानवी सा जो है ना, अब कांग्रेस मिनिस्ट्री लगेगा।
ख्वाबों वाला दोबारा सुना देता हूँ अफीफा बच्चे, आप लिख लें कि ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों की तरह थी, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह थी, सुलझाई हुई उलझाई हुई ऐसे सुलझाए न सुलझे, और सुलझी हुई ऐसी मिसालों की तरह थी। ठीक है ना। हैदर अली इसी तरह की प्रिंसेस थी जो आपने इमोजी भेजी। चलो शाबाश, चले सैकी वाला शेर वाला सुना देना सही। आज मौसम इवें है जानी जिमें 20 सालें चूहा में। ठीक है ना। और दूसरा कौन सा सुनाया? सकलोर निशाकिर कुल्फें दी, तू नाल टुरे हाँ ठर पोसी। ठीक है ना। चलो शाबाश। हम तरीम गुल, अभी हम कांग्रेस मिनिस्ट्री पढ़ते हैं, लिखें शाबाश। डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है ना बेसिकली जब इलेक्शन हुए ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अगेंस्ट थे, बट उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट और उर्दू फेवर में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉइंट इलेक्टोरेट और हिंदी के फेवर में थी। ठीक है ना। जो है ना, इसके तहत इलेक्शन हुए। उस वक्त तकरीबन 30 मिलियन के करीब लोग थे, और कांग्रेस ये इलेक्शन जीत गई। इस कांग्रेस के इलेक्शन के जीतने में चंद चीजें याद रखनी हैं, और वो ये हैं कि जरा गौर से देखिए, उस वक्त मुस्लिम लीग वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड पंजाब में यूनिटिस्ट पार्टी थी जो सर सिकंदर हयात खान की थी। ठीक है। चलो अदिला बचे, इसमें कौन कौन से कमेंट्स थे जिसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी? ठीक है, कौन कौन से प्रोविंस थे जिसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी, लिख लें। मद्रास, इसमें राजगोपालाचार्य की, सानिया बच्चे, 7 में 8 में बनी थी, 11 में से 8 में। ठीक है ना। सैयदा जोहरा, सिर्फ सुन लेना, जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं लिखवा देता हूँ। 11 सूबे थे जिनमें 8 में इनकी मिनिस्ट्री बनी। ठीक है। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की बनी, बॉम्बे में कांग्रेस की बनी बीजे खेर की, पंजाब में यूनियनिस्ट की बनी, सीपी में सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार उड़ीसा में कांग्रेस की बनी, एनडब्ल्यूएफमी में कांग्रेस की बनी, बंगाल में एक के फजलुल हक की जो कृषक प्रजा पार्टी थी उनकी हुकूमत बनी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। डियर फ्रेंड, जो असल बात है वो याद रखने की जरूरत है कि डियर फ्रेंड्स, जो कांग्रेस मिनिस्टर बनी उनकी अट्रॉसिटीज में क्या क्या था। ठीक है ना। लिखें कांग्रेस मिनिस्ट्री में क्या क्या किया। नंबर 1, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया। अच्छा बच्चे, वो स्लाइड्स जरूरत ही नहीं है ना, वो लेक्चर की थी, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया, कांग्रेस फ्लैग को नेशनल फ्लैग बनाया, वंदे मातरम ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है, लिखें, इसको नेशनल एंथम बनाया। जो चंद्र चटर्जी का नावल था, नावल का नाम था आनंदना मात। ठीक है ना। वंदे मातरम जो इंडियन नेशनल एंथम था वो किसने लिखा? चटर्जी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मनाल। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे क्या हुआ? वर्दा तालीमी स्कीम, एंटी मुस्लिम एजुकेशन पॉलिसी।
कांग्रेस मिनिस्ट्री में तीन ऑब्जेक्टिव कौन सी हैं? नंबर वन, 1937 में बनी। नंबर टू, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में बनी। नंबर थ्री, इनकी अट्रॉसिटीज थी जो मैंने दो तीन पढ़ाई, उनमें से नेशनल एंथम वाली याद रखनी है कि वो चैटर्जी का था, वंदे मातरम। और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी एंटी मुस्लिम लगाई थी, उसे कहते थे वर्दा तालीमी स्कीम। बस चार बातें अगर याद है ना कांग्रेस मिनिस्ट्री में, और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, सैयदा जहरा बचे, ये चार बातें तो याद रह जाएंगी ना। चलो, अब डियर फ्रेंड्स क्या था, अगली ऑब्जेक्टिव पांचवी है, इतरत बचे, कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया कब? 22 अक्टूबर 1939। लाइबा बच्चे आप लिखेंगे ना, मैं अभी रिपीट करता हूं। चले मैं दो पढ़ा देता हूं, इनाम बचे, चले मैं शुरू से पढ़ा देता हूं। नंबर वन, कांग्रेस मिनिस्ट्री कब बनी? 1937। कितने सूबों में इलेक्शन हुए थे? 11। कितने में मिनिस्ट्री बनी कांग्रेस की? 8। कांग्रेस ने क्या जुल्म किए? दो। नंबर वन, अट्रॉसिटी बिटर पॉलिसीज, जिसमें ये सारी चीजें थी, और दूसरा एंटी मुस्लिम एजुकेशनल पॉलिसी। सबसे बड़ा जुल्म क्या था? वंदे मातरम। नेशनल एंथम बना दिया गया, किसका लिखा हुआ? चंद्रा चटर्जी का। अगली चीज, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन किया। क्यों किया? 22 अक्टूबर 1939 को क्यों किया? कि जब जर्मन की वार डिक्लेयर हुई, वो कहते थे कि आपने हमसे तो वार का पूछा ही नहीं है। हालांकि वार डिक्लेयर करना फेडरेशन का काम होता है। खैर, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। कायद आजम ने कहा था कि 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात, 22 दिसंबर 1939। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात। इसके ऊपर अब ऑब्जेक्टिव लिखें दोबारा। कांग्रेस मिनिस्ट्री किधर गई? यहां पे आ गई। चले, अब मैं सिर्फ बोलूंगा, आपने रिकॉल करना है और याद रखना है। ठीक जी, नहीं लिखा दोबारा लिखें। नंबर वन, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब बनी? 1939। शाबाश। कितने सूबों में इलेक्शन हुए थे? 11। कांग्रेस मिनिस्ट्री किस में बनी? 8। कितने जुल्म किए? मेन, 2। बिटर पॉलिसी और वर्दा तालीमी स्कीम। तालीमी स्कीम का क्या नाम था? वर्दा तालीमी स्कीम, मैं बोल गया। बिटर पॉलिसी में सबसे बिटर क्या था? वंदे मातरम को नेशनल एंथम बना दिया। वंदे मातरम किसने लिखा था? चैटर्जी ने। बस बात खत्म हो गई। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कब रिजाइन किया? 22 अक्टूबर 1939। कायदे आजम ने कब कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए? 22 दिसंबर। बात खत्म होगी। बस डियर फ्रेंड्स, अगली जो अहम ऑब्जेक्टिव है, अगली स्लाइड से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आती है। कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्री के जुल्म को वॉइस और वर्ड देने के लिए, कि एक वॉइस भी मिल जाए और एक वर्ड्स भी मिल जाए, उन्होंने 3 रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट लिखें आलिया बच्चे। एक थी पीरपुर रिपोर्ट, और ये राजा महमूद मेहदी ने, जो पीरपुर के थे, उन्होंने बनाई पीरपुर रिपोर्ट। कांग्रेस मिनिस्ट्री की अट्रॉसिटीज को हम कैसे जानते हैं? नंबर वन, पीरपुर रिपोर्ट से। ये किसने बनाई? राजा सैयद महमूद मेहदी ऑफ पीरपुर। दूसरी, ए के फजलुल हक, अबुल कासिम फजलुल हक ने
अंग्रेजी में लिखी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। और तीसरी शरीफ रिपोर्ट थी जो मुस्लिम लीग की कमेटी ने लिखी। गजनफर बचे, ये नवाज शरीफ रिपोर्ट नहीं थी, ये शरीफ रिपोर्ट थी, समझ रहे हैं? बस इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आती है। गजनफर बचे, पीरपुर रिपोर्ट, सैयद मेहदी ऑफ पीरपुर, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ए के फजलुल हक, और मुस्लिम लीग की कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई दैट इज कॉल्ड शरीफ रिपोर्ट। बस बात खत्म होगी। अब सुन लें, कांग्रेस मिनिस्ट्री की अपनी ऑब्जेक्टिव को दो हिस्सों में डिवाइड करें। आपने एसएमएस टाइप नहीं करना, यू विल रिकॉल योर सेल्फ, आप अपने आप को बताते जाइए, ऐसा ऐसा बोलते जाइए। कांग्रेस मिनिस्ट्री कब बनी? 1937। कितने सूबों में इलेक्शन हुए? 11। कितने में बनी? 8। अट्रॉसिटी 2। पहली अट्रॉसिटी बेटर पॉलिसी, दूसरी तालीमी स्कीम। बेटर पॉलिसी वंदे मातरम, किसका लिखा हुआ? चैटर्जी का। तालीमी स्कीम का नाम विद्या मंदिर स्कीम, वर्धा स्कीम, ठीक हो गया ना? कब रिजाइन किया? 22 अक्टूबर 1939 को। डे ऑफ डिलीवरेंस कब बनाया कायद के कहने पे? 22 दिसंबर 1929। इसको, एट्रॉसिटीज को वॉइस और वर्ड देने के लिए कितनी रिपोर्ट्स बनी? 3। पहली पीरपुर, दूसरी अंग्रेजी वाली मुस्लिम रूल अंडर कांग्रेस, कांग्रेस रूल अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री, और दूसरी शरीफ रिपोर्ट। उर्दू वाली किसने लिखी? सैयद महमूद ऑफ पीरपुर। अंग्रेजी वाली ए के फजलुल हक ने, और शरीफ रिपोर्ट मुस्लिम कमेटी की। समझ आ गई ना? मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, बस बात खत्म, आ गई। महम याद हो गया। चलें, बस इतनी सी बात है। आखिरी 1 मिनट 2 मिनट में आपको ये लाहौर रेजोल्यूशन की 5 ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, और फिर अयमन नूर आप वो कीजिएगा, क्विज कीजिएगा। आखिरी 2 मिनट। थक गए हैं, माई अपोलॉजी, आप थोड़ा वेट करते रहे, लेकिन उसमें आपने नमाज पढ़ी, ब्रेक किया, मैंने आपको ब्रेक नहीं दी। चलें, टाइम ठीक हो गया। चलें, रिपोर्ट की डेट्स नहीं है, रिपोर्ट्स की डेट नहीं है शहबाज बच्चे। महा, थैंक यू वेरी मच। सईदा बच्चे, वो वेरी काइंड ऑफ यू फॉर कंडोनिंग माय डिले, लेकिन मैंने आपकी ब्रेक का टाइम भी आपको पढ़ा दिया। चलो, थैंक यू वेरी मच सैयद ईशान, आई एम obliged। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वेट करें, लेकिन बस दफ्तर से निकलते निकलते वो हो गया। लिखिए आखिरी 2-3 मिनट, फिर आप क्विज कीजिएगा। लाहौर रेजोल्यूशन 1940। मानूर बच्चे, यहाँ एक टेक्निकल बात याद रखनी है, और वो ये है कि जब सवाल आता है ना पाकिस्तान मूवमेंट, तो वो कब से शुरू होती है? 1940 से। पाकिस्तान मूवमेंट में कायद आजम का रोल कब से शुरू होगा? 1940 से, याद रखना। अब ये रिपोर्ट 22 से 24 मार्च 1940 को सेशन होता रहा, ठीक। द रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय ए के फजलुल हक, ठीक है ना? अब्बुल कासिम फजलुल हक कहते थे उसे, ठीक। सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय कायद। 1940 वाले सेशन की क़यादत किसने की थी? कायद आजम ने। और ये कहाँ हुआ था? मंटो पार्क। आजकल इसका नाम जो है ना, इसका पहले नाम आप क्या कहते थे? इकबाल पार्क, लाहौर में। और 14 अगस्त के बाद क्या कहते हैं? ग्रेटर इकबाल पार्क। खैर, अल्लाह आपको जो है ना सलामत रखे मानूर। चलें डियर फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन 1940 को पेश की गई। अब इसका नाम क्या था सानिया बच्चे? लाहौर रेजोल्यूशन। इसको किसने कहा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन है? लिखें, हिंदू के अखबार थे 3-4, प्रताप फारसी में, वंदे मातरम उर्दू में, मिलाप उर्दू में, ट्रिब्यून अंग्रेजी में। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है कि किसने कहा कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है? वंदे मातरम ने। वंदे मातरम जो अखबार था ना, उसने कहा था कि हिंदू प्रेस ने, वंदे मातरम याद रखना है। उन्होंने कहा था ओहो ये तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है,
हमने भी सानिया बच्चे कहा कि अच्छा, कि जो कहता है वही होता है। उसने कहा अगर हैं तो हैं, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान बना रहे हैं तो बना रहे हैं। समझ आ गया ना, वो जिस तरह बच्चे लड़ते हैं ना, तो अखबार ने कहा कि आप पाकिस्तान बना रहे हैं, तो मुसलमानों का ये ठीक है, बना रहे हैं तो बना रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने नेम दिया था? हिंदू प्रेस ने। इनमें से कोई भी नाम याद रह जाए, प्रताप हिंदी, वंदे मातरम हिंदी था, मिलाप उर्दू, और ये सारे उसमें जो है ना, बहरहाल वंदे मातरम को आपने याद। ठीक। अब अगली बात, ये ऑब्जेक्टिव आती है इसमें से जरूर, और आखिरी मिनट है, फिर आपका क्विज होगा। लिखें, 1940 में मुस्लिम लीग की एनुअल रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की? लियाकत अली खान ने। जी सैयद बच्चे, हिंदू के पेपर भी उर्दू में होते थे, उसमें से वंदे मातरम हिंदी में था। नहीं। नंबर टू, रेजोल्यूशन किसने मूव की? ए के फजलुल हक ने। मूव्ड बाय फजलुल हक। सेकंड बाय चौधरी खलीकुज्जमान, याद रखना है, चौधरी खलीकुज्जमान। फेवर किसने की? बहुत अहम ऑब्जेक्टिव इसमें से आते हैं। पंजाब से मौलाना जफर अली खान, एनडब्ल्यूएफपी से सरदार औरंगजेब खान गंडापुर, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, और बलोचिस्तान से काजी ईसा। ठीक हो गया। बस। और इसी को कोमोमोरेट करने के लिए हमने मीनार पाकिस्तान बनाया। बात खत्म होगी। सानिया याद हो गया? ये ले। अगर लिख लिया है तो मैं आपको वो कराता हूं, याद कराता हूं। जी जी जवेरिया, आखिरी 30 सेकेंड अपने। 1940 की रेजोल्यूशन कब सेशन हुआ? अब आपने एसएमएस करना है। 22 से 24 मार्च। कहां पर? लाहौर। किसने सेशन प्रिजाइड किया था? कायदे आजम। किसने रेजोल्यूशन प्रेजेंट की? ए के फजलुल हक। क्या कहलाती थी? लाहौर रेजोल्यूशन। किसने कहा कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है? हिंदू प्रेस ने, वंदे मातरम ने। इसको प्रेजेंट किया है कि फजलुल हक ने, तो सपोर्ट किसने की? चौधरी खलीकुज्जमान से। पंजाब से किसने सपोर्ट की? जफर अली खान ने। केपी से, एनडब्ल्यूएफपी से सरदार औरंगजेब ने। सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने। और बलूचिस्तान से ईसा ने। इसकी कमोमरेट करने के लिए, इसको याद रखने के लिए हमने मीनार पाकिस्तान बनाया। ठीक। बस इतनी सी बात है। अब आप जो है ना, अपना एलएमएस पे अगर आप लॉग इन हो के वो कर रहे हैं, तो उससे अपना क्विज मेरे ख्याल में शेड्यूल हुआ हुआ है। आपने